Hi there, you're watching It's Not Fake। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के It's Not Fake की 5 बड़ी हेडलाइन से। गलवान झड़प के बाद भारत और चीन की हाई लेवल मीटिंग, दोनों देशों के बीच मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल की दूसरी बार हुई बातचीत। सीमा पर तनाव को लेकर मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी नसीहत। भारतीय बहुओं को निवास परमिट यानी कि रेजिडेंस परमिट देने की तैयारी में नेपाल सरकार, नागरिकता संशोधन कानून को संसद में पारित कराने की तैयारी। देश में कोरोना का कहर जारी, हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या तोड़ रही है रिकॉर्ड। दिल्ली की स्थिति को लेकर बैठकों का दौर जारी। उधर जगन्नाथपुरी की नहीं टूटेगी परंपरा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पुरी में रथ यात्रा की दी इजाजत, उड़ीसा में और कहीं नहीं निकलेगी रथ यात्रा। और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर लगातार सवालों का दौर जारी। गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने तेज की जांच। सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसके पीछे का विश्लेषण करेंगे और सच भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर। ये खबर बहुत दिनों से सुर्खियों में चल रही है और आज सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। पहली वार्ता जो हुई थी वो 6 जून को हुई थी। उसके बाद 15 जून को भी 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद टेंशन दोनों देशों के बीच में काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिर्फ डिप्लोमेटिक वॉर ही नहीं, लेकिन भारत के अंदर एक अजीब सी राजनीतिक हलचल भी इसको लेकर मच गई है कि कितने ट्रूप्स, कितने सोल्जर्स इंडिया के वो मरे, उसको लेकर चाइनीज साइड पर कितनी मौतें हुई हैं, उसको लेकर कैसे चाइनीज सोल्जर्स भारत की भूमि में अंदर घुस आए, कितने किलोमीटर अंदर घुस आए, ये सारे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो पहले से सवाल खड़े करने शुरू किए थे, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला, फिर कपिल सिब्बल, और अब जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़े सवाल खड़े किए हैं तो आज इसको लेकर काफ़ी बवाल मच गया है। आपने देखा था थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा कि चाइनीज ट्रूप्स भारत की भूमि में नहीं आए, हमने 1 इंच भी भारत की भूमि चाइना को नहीं सौंपी है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा। उसके बाद जो आज कपिल सिब्बल ने कल जो सवाल खड़े किए थे कि अगर चाइनीज ट्रूप्स भारत की भूमि पर उन्होंने इंकर्जन्स नहीं किए तो भारत की धरती पर 20 जवान कैसे मर गए। तो ये सारे सवाल खड़े हुए थे कि अगर चाइनीज ट्रूप्स का इंकर्जन नहीं हुआ तो इतनी सारी मौतें कैसे हुई। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह ने कहा है तो वो उन्होंने शब्दों के खेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफ़ी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो शब्दों का तोल मोल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना आता है, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों को लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और पार्टी मीटिंग में, उन शब्दों को लेकर चाइना में ये मैसेज गया और चाइना ने ये कहना शुरू किया कि देखो हमने तो भारत की भूमि पे इंट्रूड किया ही नहीं, हम भारत की भूमि पे घुसे ही नहीं। तो पूर्व प्रधानमंत्री का ये कहना था कि ऐसा कोई हमें शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था जिससे चाइना का स्टैंड विंडिकेट होता हुआ नजर आए। उसके बाद जो दूसरी एक बहुत अहम बात उन्होंने बोली पूर्व प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिप्लोमेसी। इनडायरेक्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, चीज़ों को छुपाया जा रहा है, क्लियरली बताया नहीं जा रहा है। और दूसरा जो एक सेंटेंस उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी के लिए, उन्होंने कहा कि ट्रूथ कैन नॉट बी सप्रेस्ड बाय हैविंग ब्लाइंड एलाइज। यानी कि अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं और सारे कैबिनेट की आप मीटिंग करते हैं तो उसमें अगर आपके एलाइज आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो ये एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक काफ़ी कड़ा प्रहार था नरेंद्र मोदी के ऊपर। और उसके बाद जेपी नड्डा ने इस पर क्लैरिफिकेशंस दिए और कहा कि हमें इस पर कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं चाहिए, ये प्रधानमंत्री उस पार्टी के हैं, यानी कि कांग्रेस के ऊपर उन्होंने टारगेट किया और कहा कि इन्होंने तो इतने सारे इंकर्जन्स अपनी रेजीम में प्रिसाइड किए थे। यानी कि जब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि प्रधानमंत्री थे तो 2010 और 2013 के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि 600 इंकर्जन्स चाइना ने भारत की भूमि
टिप्पण किए थे, तो उन्होंने कहा है कि आप इस तरीके के शब्दों का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भारत के जो जवान हैं उनका मनोबल इससे गिरता है और आपको एक विश्वास रखना चाहिए। तो एक अजीब सी एक राजनीतिक हलचल इस समय मची हुई है इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर। अब इस वार्ता की बातचीत से क्या निकल के आता है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, आज वो रशिया के दौरे पर निकल गए हैं। वहाँ पे एक ट्राइलैटरल मीटिंग है रशिया, चाइना और भारत को लेकर, और वो डिफेंस टाइज को लेकर है कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम था उसको इंपोर्ट करने की बात कही गई थी। तो अब क्योंकि जब इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है, उधर एनओसी पे भी आपने देखा कि आज भारत का एक जवान वहाँ पर मरा, तो इन सब के बीच जब बॉर्डर पर इतनी हलचल देखी जा रही है तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचेंगे। वहाँ पर जो ट्राइलैटरल मीटिंग होगी, बायलैटरल मीटिंग से क्या निकलता है, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मॉस्को यानी कि जो रशिया का कैपिटल है वहाँ पर बैठकर जो भी वार्ता से निकलता है उसके बीच में कोई ना कोई तरीके का मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता हो सकती है, या किसी न किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिससे कि टेंशन्स शायद ईज ऑफ कर जाए। लेकिन उससे भी आज बड़ा सवाल यह है कि जो वेपन्स को लेकर, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर जो एंटी मिसाइल सिस्टम भारत के झोली में आना चाहिए था वो कब आएगा, क्योंकि भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जिनके वेपन्स और जिनकी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाना है, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह के इस दौरे के बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सामने निकल कर आए, लेकिन इंडो चाइना स्टैंड ऑफ का जहाँ तक सवाल है तो टेंशन्स कितनी डीएस्केलेट होंगी उसका अभी हमें कोई पता नहीं है। ब्लेम गेम जारी है, डोकलाम से लंबा ये स्टैंड ऑफ हो सकता है, कब तक चलेगा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर लिखिएगा। और आइए मैं अब आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। नेपाल की सरकार बिल्कुल कगार पर है कि वो एक नया संशोधन यानी कि नागरिकता कानून में, जो उनका नागरिकता कानून है उसमें वो एक संशोधन लेकर आए। अब इस नागरिकता संशोधन कानून से क्या होगा, इस कानून ये जो बिल्कुल क्लियर होने की कगार पे है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो वहाँ का पार्लियामेंट्री पैनल है वो इसको एंडोर्स कर चुका है, यानी कि अब ये कानून भी बन जाएगा बहुत जल्द। अब इस एक्ट में जो संशोधन नागरिकता कानून है इसमें क्या कहा गया है, इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो विदेशी मूल की महिलाएं जो नेपाल में रहती हैं, अगर वो उनकी शादी किसी नेपाली नेशनल से होती है यानी कि किसी नेपाली मेल से जब उनकी शादी होती है तो उस महिला को, उस विदेशी मूल की महिला को जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो 7 साल के बाद मिलेगा। अब ऐसा नेपाल की सरकार क्यों कर रही है, वो जब तक ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिलता तो नेपाल की सरकार का ये कहना है कि जितनी भी विदेशी मूल की जो महिलाएं हैं उन्हें एक रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा, और इस परमिट के बहाने जो भी उनके जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हैं वो जो विदेशी मूल की महिलाएं वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे कि कोई बिजनेस खोलना हुआ या दुकान खोलना हुआ या प्रॉपर्टी खरीदनी हुई, वोटिंग हुई, ये सारी चीज़ें वो परमिट रेजिडेंस परमिट है उसके बेसिस पे कर सकती हैं। लेकिन अब इस संशोधन कानून को लेकर काफ़ी वहाँ पर बवाल मचा हुआ है, खासकर जो मधेसी एरिया है, जो मधेसी एरिया है यानी कि जो तराई रीजन में आता है, साउथ ऑफ द हिमालयस और बिहार से बहुत सटा हुआ इलाका है। तो जो विदेशी मूल की हम महिलाओं की बात करते हैं तो आपको ध्यान है कि इतने सालों से भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो 2 चीज़ों पे टिके हुए हैं, एक रोटी और दूसरा बेटी। तो रोटी यानी कि रोजगार के संबंध में बहुत सारे भारतीय नेपाल जाते हैं और नेपाल के लोग भारत में आते हैं। उसी तरह से दोनों देशों के बीच में मैट्रिमोनियल संबंध होते हैं, भारत के लोग नेपाली लड़की से या लड़के से शादी करते हैं और नेपाल के लोग वीज़ा-वी भारत के लोगों से एक मैट्रिमोनियल रिश्ता बनाते हैं। तो रोटी और बेटी का जो संबंध है आज उस पर एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है जब से इस बात का पता चला है कि जो नेपाल की सरकार है वो नागरिकता संशोधन कानून लेकर आएगी। अब इस तराई रीजन में जो मधेसी इलाका है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस होती हैं जिसमें कि भारत की बहुत सारी बेटियाँ नेपाल जाती हैं, वहाँ पे नेपालियों से उनकी शादी होती है। तो अब ऐसे में क्या होगा, तो ये जितनी भी विदेशी मूल की जो महिलाएं हैं, इसमें सिर्फ भारत की नहीं, इसमें और भी विदेशी मूल की महिलाएं, लेकिन क्योंकि ये कदम नेपाल ने कब उठाया है, आपको ध्यान होगा कि अभी थोड़े ही दिन पहले जो पॉलिटिकल मैप है उसकी रीड्राइंग की थी नेपाल ने, और उसमें कहा गया था कि जो भारत के जो हिस्से हैं, 3 हिस्से, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, ये तीनों
जो स्थान है, जो तीनों लोकेशंस है, नेपाल ने कहा है कि वो नेपाल के हैं, लेकिन भारत इस चीज़ को नहीं मानता है। तो ये इस चीज़ पर हमने देखा था दोनों देश के जो बीच थे वो तेवर काफ़ी कड़े हो गए थे, और अब कुछ दिनों बाद ये खबर आ रही है कि इस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब काफ़ी वहाँ पे बवाल मचा हुआ है। वहाँ की जो इनफैक्ट विपक्षी पार्टीज़ हैं, यानी कि नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी, उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू किया है। और उन्होंने इस बात को खुल के कहा है कि जो रोटी और बेटी का संबंध है भारत और नेपाल के बीच में, उसको काफ़ी ठेस पहुंचेगी इस नागरिकता संशोधन कानून को। तो इसको लेकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया है। अब नेपाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध आज कितने सालों से ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन ऐसी अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि चाइना के इशारे पे अब नेपाल, जो कि एक बहुत ही एक ऐसा पड़ोसी देश माना जाता था जो भारत के कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था, तो आज नेपाल ऐसा छोटा देश भी भारत को आंखें दिखाने के लिए तैयार है। और लोग ये कहते हैं कि चाइना के बल पर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल मैप की रिड्रॉइंग हो या फिर वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक दो सवाल वहाँ पे और भी खड़े किए गए हैं, क्योंकि ये महिलाओं का से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये कहा जा रहा है कि जो एक ऑल मेल पार्लियामेंट मानी जाती है नेपाल की, वहाँ पर कोई भी महिला सांसद नहीं है। तो ऐसे में जो विमेन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक सवाल खड़े किए हैं कि इन मेल्स को किसने ये राइट्स दिए हैं कि फीमेल्स के ऊपर ये इस तरीके का एक कानून बनाए। और दूसरी जो बात ये कही जा रही कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि आपने ये कहा है कि विदेशी मूल की जो महिलाएं भारत या किसी और देश की जो नेपाल में है, उनको आप सिटीजनशिप सर्टिफिकेट 7 साल दोगे, लेकिन ऐसे कितने सारे विदेशी मूल के जो वहाँ पर मेल्स हैं, तो आप उनके लिए ऐसा कानून नहीं ला रहे हो। तो एक इनइक्वालिटी बिफोर द लॉ है, वो भी एक बड़ा इशू सामने निकल कर आया है। लेकिन फिलहाल अब इसको पार्लियामेंट्री पैनल से एंडोर्समेंट इस कानून को मिल चुका है, और नेपाल बहुत सीरियस है कि इस चीज़ को ये आगे बढ़ाए। तो जो राजनाथ सिंह ने अभी थोड़े दिनों पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे जो नेपाल और भारत के जो संबंध है उसे अच्छा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। तो ये जो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था रोटी और बेटी को लेकर, तो आज उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार हो गया है, क्योंकि नेपाल की जो संसद है वो बिल्कुल इस कानून को पास करने के लिए तैयार है। तो अब ये इन दोनों देशों के बीच में इस समय कैसे संबंध सुधरेंगे? चाइना अलग अपने तेवर दिखा रहा है, नेपाल ऐसा छोटा राज्य अपने तेवर भारत को दिखाने में लगा हुआ है, चाहे वो एक लीगल इशू को लेकर हो, चाहे पॉलिटिकल इशू को लेकर हो, मैप्स का इशू हो लेकर। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जो भारत की डिप्लोमेसी है, जो स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी है, क्या वो कहीं गलत हो रही है? क्योंकि इतने सालों में हमने देखा कि भारत के जो पड़ोसी जो संबंध थे वो ठीक ठाक चल रहे थे, हर रीजन में एक सौहार्द का माहौल था। लेकिन आज क्या वजह है? चाइनीज़ डोमिनेंस ज़रूर एक कारण है जिसके बारे में पूरा विश्व इस समय बात कर रहा है। कोरोना जो पैंडेमिक है उसके चलते चाइना एक अलग तरीके का डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जो भारत की डिप्लोमेसी है, और इतनी बढ़ चढ़ कर जिस डिप्लोमेसी को एक नया पैराडाइम शिफ्ट नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था। आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी, तो उन्होंने सबसे पहले पड़ोसी देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे और हेड्स ऑफ स्टेट थे, तो उन्होंने इन्वाइट किया और कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश है हमारे लिए अहम है, उनके साथ रिश्ते सुधारने में हमें एक बहुत अहम भूमिका निभानी है। तो आज 6 साल के बाद ये डिप्लोमेसी कहाँ गलत हो गई, आज ये बड़ा सवाल है। और इस डिप्लोमेसी को कैसे करेक्ट किया जाएगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं, और वो है कोरोना महामारी से जुड़ी हुई। लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो भारत में बढ़ती जा रही है, और जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, रोज़ वो कोई ना कोई एक नया रिकॉर्ड भारत में सेट कर रहे हैं। सरकार भले ही बोले कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से इस महामारी को निपटने में तैयार हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स यानी कि जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो वाकई में सबको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या लॉकडाउन से हमें वाकई में फ़ायदा हुआ था, और जो हमारी आगे की रणनीति है इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, क्या वो सही है या नहीं है। अब जो पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, 445 मृत्यु हुई है कोरोना के चलते भारत में पिछले 24 घंटे में। 14,821 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, और टोटल जो केसेस हैं वो 4,25,282 हैं। और पूरे विश्व का अगर हम आंकड़ा देखें तो 1,83,000 नए केसेस पूरे विश्व में पिछले 24 घंटों में आए हैं। तो
नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि विश्व के ज़रूर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर केसेस कम भी हुए हैं, लेकिन जो साउथ एशिया में और अफ्रीका में जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं वो वाकई में एक चिंता का बड़ा विषय है। और अभी भी महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये बहुत सारे राज्य हैं जो बिल्कुल एरियाज ऑफ कंसर्न है। इनफैक्ट दिल्ली की जो स्थिति है वो इतनी भयावह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह अभी गए थे, थोड़े दिन पहले आपने देखा था उन्होंने LNJP हॉस्पिटल का दौरा किया था, उसके बाद फिर उन्होंने मीटिंग बुलाई। LG के लेवल पर भी मीटिंग चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ तक कि जो होम आइसोलेशन के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि आप एक कॉल करिए और आपके लिए पल्स ऑक्सीमीटर आपके लिए भेज दिया जाएगा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही। तो इन तमाम तैयारियों के बीच इस समय स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कुड बी द नेक्स्ट कोरोना कैपिटल ऑफ द कंट्री, क्योंकि महाराष्ट्र की जहाँ तक स्थिति है, स्थिति वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स में उसे कंट्रोल कर लिया गया है। जैसे कि जो धारावी का स्लम एरिया है वहाँ पे कहा गया कि वहाँ पे काफ़ी डिप आया है, यानी कि काफ़ी गिरावट आई है वहाँ पे संक्रमितों की संख्या को लेकर। लेकिन जब हम सारी तैयारियों की बात करते हैं, इसी बीच में सारी खबरें ये भी आ रही है कि जैसे ग्लेनमार्क ऐसी कंपनी है, उसने एक दवाई लॉन्च की है फैबीफ्लू, फिर सिप्ला ने एक सिप्रेमी करके एक दवाइयाँ लॉन्च की हैं। अभी रिसर्चेस जारी हैं, अभी ये नहीं पता कि वैक्सीन कब आएगा। और लेकिन इस बीच में जब ये दवाइयाँ हैं और जो 3T फॉर्मूला है सरकार का, यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, तो इन तीनों की कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित होगी। इस बीच में WHO के भी जो एक्सपर्ट्स हैं, उधर से हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिकन सेंटर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे लोग ये कहते हैं, कोई सेकेंड वेव की बात करता है, कोई ये कहता है कि अभी फर्स्ट वेव ख़त्म ही नहीं हुआ। तो असलियत क्या है, सही आंकड़े क्या हैं, सही रिसर्च क्या है, अभी इलाज दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में लोग क्या करें? क्या आप अपने आप को घर में बंद करके बैठ जाएंगे? क्या दोबारा एक लॉकडाउन आएगा? ये सारे सवाल सभी को परेशान कर रहे हैं। अब अनलॉक की स्थिति में सब ने अपने ऑफिसेज जाना शुरू कर दिया है, मार्केट्स खुल गई हैं, दुकानें खुल गई हैं, ज़िंदगी रोज़मर्रा की जो चल रही थी पहले से वैसे ही चल रही है। लेकिन आपको मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब आपके लिए मुसीबत आपके दरवाजे पे खड़े हो सकती है और कब आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो राम भरोसे इस समय ज़िंदगी चल रही है। आपकी जो सुरक्षा है वो आप ही के हाथ में है। सरकार को इस समय दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सरकार भी डायरेक्शनलेस नज़र आ रही है। सरकार ये कह रही है कि हमने आपके लिए ABCD सारी चीज़ें कर दी, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप उसको मानो या ना मानो। तो सारी चीज़ें फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ लाइज विद द इंडिविजुअल्स। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? सिर्फ भगवान से प्रार्थना करिए, प्रिकॉशंस लीजिए जितने ले सकते हैं, लेकिन हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है कि जो कोरोना की महामारी है वो नवंबर या दिसंबर ज़्यादा सीरियस शक्ल इख्तियार कर ले, और ऐसे में कितनी डेथ्स होंगी, क्योंकि फिगर्स और आंकड़ों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। इस पर आपका क्या सोचना है, इस पर फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको आंकड़े के बारे में क्या कहना है। आइए अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आपको ध्यान है कि 285 साल पुराना जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इतिहास है और कोरोना महामारी के बीच ऐसे पिटिशंस जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि बीमारी फैलने के डर से इस रथ यात्रा को रोकना चाहिए। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया। और अगर आपको CJI बोबडे की अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने जो वर्ड्स उन्होंने कहे थे कि लॉर्ड जगन्नाथ वोंट फॉरगिव अस इफ वी अलाउ द यात्रा, ऐसा बोबडे ने कहा था कि अगर वो इस रथ यात्रा को अलाउ कर देंगे तो शायद भगवान जगन्नाथ भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद पिटिशंस जारी किए गए जो मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से आए। फिर संबित पात्रा ने भी एक पिटिशन जारी किया और कहा कि नहीं, ये तो भक्ति का मामला है और आस्था का मामला है, उन्हें अलाउ करना चाहिए, पर कैसे अलाउ करना चाहिए विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। उन्होंने कहा कि ये रथ यात्रा हो सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, यानी कि अगर आपको रथ यात्रा करनी है तो उसमें जो लाखों की संख्या में जो डेवोटीज़, यानी कि जो रथ यात्रा के साथ जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु चलते थे, उनके लिए परमिशन नहीं है। उसके बाद पुरी के अलावा कहीं और उड़ीसा में रथ यात्रा नहीं होगी। आपको ध्यान होगा कि जगह जगह लोग छोटी छोटी रथ यात्रा निकालते रहते थे, तो ऐसी रथ यात्राओं पे पाबंदी लग गई है। और जब ये बहस चल रही थी आज सुप्रीम कोर्ट में, तो तुषार मेहता ने इस बात को कहा
कि ये एक ऐसा ट्रेडिशन है कि एक एनुअल फेस्टिवल है, और अगर हम एक साल भगवान जगन्नाथ यात्रा की अगर हम यात्रा नहीं निकाल पाते हैं तो उसके बाद ट्रेडिशन ऐसा है कि हम 12 साल बाद ही इस रथ यात्रा को निकाल सकते हैं। तो ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों का जो विश्वास है भगवान जगन्नाथ में, भगवान सुभद्रा देवी में, जो 3 जो बड़े बड़े चैरियट्स जो रथ यात्रा में चलते हैं, तो लाखों की संख्या में आपने देखा है कि हर साल वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन चैरियट्स के वो पीछे पीछे चलते हैं। तो इस बार की जो रथ यात्रा है वो बिल्कुल अलग होगी। जो वहाँ के जो सेवादार हैं, यानी कि जो टेम्पल के अंदर जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, जो चैरियट चलाते हैं, जो चैरियट बनाते हैं, उनको परमिशन है। लेकिन तुषार मेहता का अगर एक स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने आज कोर्ट के अंदर इस बात को कहा है कि 1 दिन का कर्फ्यू लगाकर इस रथ यात्रा को निकाला जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हरी झंडी दे दी कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकालें। अब टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और उड़ीसा की सरकार के पास कितना टाइम बचा है? महज आधा दिन, क्योंकि 23 जून यानी कि कल से रथ यात्रा का आरंभ होना है। अब ऐसे में सारी व्यवस्थाएं आप कैसे करेंगे? क्योंकि उड़ीसा की सरकार ने पहले सब कुछ टेम्पल ट्रस्ट के ऊपर डाल दिया, फिर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, फिर यू टर्न एक आया उड़ीसा सरकार का। अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है तो वो कुछ 800-900 के करीब जितने भी सेवादार हैं जो टेम्पल ट्रस्ट के, अगर उन्हें अकेले ही इस रथ यात्रा को निकालना है तो ऐसे में क्या होगा सोशल डिस्टेंसिंग का? कितने प्रिकॉशंस ये पंडित जितने भी हैं ये कैसे लेंगे ये सारे प्रिकॉशंस? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन हाँ, तुषार मेहता ने ये भी इस हियरिंग के दौरान कहा कि जब 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था उस समय भी रथ यात्रा रोकी नहीं गई थी। तो आज सवाल ये है कि एक तरफ हेल्थ कंसर्न्स है लोगों के कि ये कितनी बड़ी वैश्विक महामारी फैली है, तो आप लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करते हैं। लेकिन जब कोर्ट की बारी आती है तो कोर्ट धार्मिक चीज़ों में, जो धार्मिक इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, उसमें कोर्ट भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जैसे कोर्ट ने कह दिया कि अब पूरी सारी जो गेंद है वो हमने टेम्पल ट्रस्ट के पाले में डाल दी है। अब टेम्पल जाने यानी कि जो पूरी का जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है और उड़ीसा सरकार जाने कि वो कैसे इस रथ यात्रा को निकालेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि सारे प्रिकॉशंस के साथ इस रथ यात्रा को निकालना होगा। तो जो इस बार की 2020 की जो रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी की, उसका बिल्कुल एक नया रूप दिखेगा और शायद पहली बार दिखेगा। मुझे ऐसा ध्यान है कि इतिहास के तरह से पहले कभी नहीं हुआ कि रथ यात्रा हमेशा लाखों की संख्या की भीड़ के बीच में वो तीनों रथ हमें निकलते हुए दिखे हैं। लेकिन इस बार शायद पहली बार होगा इतनी बड़ी महामारी के बीच कि ये रथ यात्रा सिर्फ जो सेवादार है मंदिर के वो निकालेंगे, और वो भी कर्फ्यू के बाद। कर्फ्यू की जैसे 1 दिन की बात कही जा रही है, तो ऐसे बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाएगा, संक्रमितों की संख्या कैसे कंट्रोल में लेके आई जाएगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। इन सवालों के बीच में जगन्नाथ रथ यात्रा कल से शुरुआत इसकी होगी। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है? रिलीजियस वर्सेस हेल्थ कंसर्न्स, इस पर जरूर मुझे लिखिएगा। आइए अब आखिरी खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, और वो खबर जुड़ी हुई है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई। आपको ध्यान होगा कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक उभरते हुए कलाकार थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या के बाद इन्वेस्टिगेशंस का तो एक दौर शुरू हुआ ही है। मुंबई पुलिस बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस और जो जांच का दौर है वो शुरू कर चुकी है, और रोज़ उसमें कुछ न कुछ नए तथ्य निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बाद की मौत के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज, जिस समय से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उसके बाद से बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, टेलीविज़न स्टार्स हैं, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है। इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर्स का एक डिबेट है कि जो क्रीमी फैमिलीज़ हैं बॉलीवुड की, और कुछ शब्द मैं आपको कुछ फ्रेजेस जो इस समय बहुत ज़्यादा जिनका चलन है वो ये है कि बॉलीवुड का लटियन जोन। ये कहा जाता है कि जो बॉलीवुड फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, जो स्टार्स जिनके बच्चे बॉलीवुड फैमिली से आते हैं, चाहे वो कपूर ख़ानदान हो, चाहे वो बच्चन का ख़ानदान हो, ऐसी बहुत सारी नामी गिरामी जो बॉलीवुड में जो ख़ानदान हैं, तो जो उनके बच्चे हैं उनके लिए जो पूरी बॉलीवुड की डगर होती है वो बहुत आसान होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है। और जो बाहर से अगर बाहर ही कोई आता है और वो चाहता है कि अगर बॉलीवुड में वो अपनी जगह बनाए तो उसको पीठ ज़रूर उसकी थपथपाई जाती है, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल सपोर्ट
बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। अब सुशांत सिंह राजपूत के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए सलमान खान को लेकर कि वो बहुत बड़े बुली है, करण जौहर के लिए बोला गया कि वो बहुत बड़े बुली हैं, तो नेम कॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कंगना रनौत जैसी जो स्टार है उसमें कहा गया कि जो इंस्टाग्राम फॉलोइंग है वो करण जौहर की कितनी कम हो गई है, मिलियंस ऑफ फैंस हैव लॉस्ट आउट, और ये सारे स्टार्स कंगना रनौत की तरफ चले गए क्योंकि कंगना रनौत ने बहुत खुलकर बोला बॉलीवुड में कि नेपोटिज्म है और जो भरते हुए कलाकार हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो आज सवाल ये उठता है कि हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात जब हम करते हैं तो बॉलीवुड में जो परसेप्शंस हैं आज उनको शायद करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 1940s और 50s का दौर देखें, फिर आप 70s और 80s का दौर देखें, जब बॉलीवुड की जो फैमिलीज़ थी वो जब उन्होंने इमर्ज करना शुरू किया तो उसके बाद से जितने भी बॉलीवुड के क्रिटिक्स कह लीजिए या क्रिटिक्स जितने भी आते थे वो दो भागों में बॉलीवुड को बांटा करते थे। दूसरा ये मतलब दो जो उसके भाग होते थे, एक भाग होता था यंग एक्टर्स और डायरेक्टर्स का, और दूसरा जो भाग होता था उसे लोग कहते थे वो बैंड्रा जूहू किड फैमिली सर्किट है, यानी कि जो रिनाउंड फैमिलीज हैं वहाँ के लोग हैं तो वो आते हैं। तो लेकिन आज सवाल ये उठता है कि हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन आज क्या बाकी प्रोफेशंस में नेपोटिज्म नहीं है? क्या राजनीति, अगर कोई राजनेता है या डिप्लोमैट है, क्या आज डिप्लोमैट का जो एक बेटा या बेटी, क्या आज डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ऐसा नहीं होता? क्या मीडिया के सर्कल्स में ऐसा नहीं होता? क्या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर नहीं होता? या स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ ऐसा नहीं होता? अगर आप देख लीजिए कि आपके अगर पिताजी क्रिकेटर हैं तो उनके बेटे को उसके लिए राह आसान हो जाती है। तो एक लीनियज का फ़र्क पड़ता है, प्रोफेशनल सपोर्ट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये बॉलीवुड का जो एक हिडन सीक्रेट है ये ज़रूर सामने निकल कर आया है, लेकिन हम सिर्फ बॉलीवुड को इसमें दोष नहीं देते, क्योंकि ये चीज़ें जो नेपोटिज्म की जो चीज़ें हैं, जो बुली है, एक जो सर्कल है और एक एनक्लोज्ड प्रोफेशनल कुकून जो बनाया जाता है वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हर प्रोफेशन में है। और बॉलीवुड को जब एक इंडस्ट्री स्टेटस मिला था 1998 में, उसके बाद ये कहा गया कि कॉर्पोरेट स्टेटस जब मिलेगा बॉलीवुड को तो हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें नहीं मिला। तो आज सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद क्या ये जो बॉलीवुड के बारे में जो प्रोफेशंस हैं, जो बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में जो परसेप्शंस बनाए गए हैं, क्या इन परसेप्शंस को हम करेक्ट कर सकते हैं? ये जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का जो डिबेट है क्या वो थमता हुआ नजर आएगा? जांच जो इन्वेस्टिगेशन है उसके सुशांत सिंह राजपूत की, वो सुसाइड की जो एक इन्वेस्टिगेशन का जो कोर्स है वो अपना एक कोर्स लेगा, वो अपना एक रास्ता तय करेगा, उसमें निकल कर क्या आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जो बड़े सवाल हैं उन परसेप्शंस को आज शायद करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज इट्स नॉट फेक में इतना ही। स्टोरी पर भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पर। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप एक फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपको कैसा लगा इट्स नॉट फेक? कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी 5 खबरों के साथ इट्स नॉट फेक पर। थैंक यू सो मच।